हेलो हाय फ्रेंड्स, जैन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल आरएल सर्किट के पैरेलल एक ऐसी सोर्स लेंगे और पैरेलल में क्या करेंगे, इंडक्टर और कैपेसिटर ऐड करके देखते हैं और उस पर क्या पावर फैक्टर इफेक्ट पड़ता है और क्या उसका फेजर डायग्राम रहता है, वो अपन सब कुछ देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले अपन पैरेलल आरएल सर्किट पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बातें बेसिक से बता देता हूँ जो आपके काम आएगा कि पैरेलल आरएल सर्किट में। तो याद रखें कि अपन ने पढ़ा था एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा जो होता है वो होता है कंडक्टेंस, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस। ओके, यूं भी लिख सकते हैं कंडक्टेंस को जो अपन लिखते हैं वो जी के द्वारा डिनोट करते हैं, या फिर अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि कंडक्टेंस जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपन ने इसके बाद में अपन ने एक चीज पढ़ी थी, इम्पीडेंस, है ना। सर्किट में संपूर्ण जो प्रतिरोध था इम्पीडेंस जेड के द्वारा डिनोट कर रहे थे, तो उसका अपोजिट क्या होता है, उसका अपोजिट देखें एडमिटेंस बोलते हैं। और मैंने यहां पर लिखा एडमिटेंस, एडमिटेंस को अपन वाई के द्वारा डिनोट करेंगे। ये किसका अपोजिट होता है, इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस को किसे डिनोट करते हैं, जेड के द्वारा डिनोट कर रहे थे। अब अपन बात करें, ऐसा भी तो आ सकता है कि इम्पीडेंस का उल्टा क्या होता है, एडमिटेंस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 1/जेड दिखाई दे जाए ना, वहां पर आप वाई लिख लेना, वाई का मतलब होगा आपका एडमिटेंस। ओके, प्रवेशिता। आगे अपन चलते हैं, एक अपन ने और पढ़ा था रिएक्टेंस, है ना। अब रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है वो भी अपन देख लेते हैं। तो रिएक्टेंस का उल्टा होता है ससेप्टेंस। ससेप्टेंस को अपन बी के द्वारा डिनोट करते हैं, किसका उल्टा होता है ये रिएक्टेंस का। अब रिएक्टेंस आपकी कौन सी भी हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी तो इंडक्टिव ससेप्टेंस हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस हो जाएगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात सुने कि आपसे यूं पूछेगा कि कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो याद रखें महो होती है। एडमिटेंस की यूनिट क्या होती है, महो। ससेप्टेंस की यूनिट भी क्या होगी, महो, क्योंकि आपकी 1 रेजिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, क्या कहेंगे अपन, महो ही कहते हैं। ओके, ये बातें थोड़ी बेसिक थी, आपको याद रखनी है, क्योंकि अभी जो सर्किट अपन बनाएंगे उसी में ये अपन क्या करेंगे, काम में आएगी। तो करें स्टार्ट फिर अपन, जो अपना टारगेट है एसी अक्रॉस पैरेलल आरएल सर्किट। तो मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक मैं इंडक्टर को ड्रॉ करता हूँ और इसको मैंने क्या कर दिया, एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। ये मैंने कोई ऐसी सप्लाई ली है, यहाँ पर V वोल्टेज है और यहाँ से जो आपकी करंट चल रही है वो सर्किट की जो टोटल करंट है वो है अपन ने मानी I है, और ये R है, और ये जो L था R में जो करंट आ रही है वो आ रही है IR, और L में जो करंट जा रही है वो जा रही है IL। अपन जानते हैं कि यार दोनों जो है, एक तो देखो ये तो आपका इमेजिनरी पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है। रियल इमेजिनरी पार्ट को अगर अपन डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते, तो अपन क्या करना होता है, फेजर सम करना होता है ना। फेजर सम के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर अगर आप यूँ बोलें कि यहाँ पर अगर अपन KCL लगाएं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो KCL अप्लाई करते हैं अपन यहाँ पर, और क्या कहा कि I इक्वल I R। अब देखो आपके जो यहाँ पर रेजिस्टेंस में जो करंट आ रही है, रेजिस्टेंस में करंट आ रही है, और रेजिस्टेंस में जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल होता है वो आपका कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर मेरे को एंगल भी मेंशन करना है, मैंने 0 डिग्री ले लिया। इसी प्रकार अगर हम आगे चलते हैं, अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर देखें तो आपका देखो ये आपका इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आयोटा के द्वारा डिनोट करते हैं, हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया IL, और आपका जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री आएगा। तो इंडक्टर में क्या होता है कि जो करंट होती है वो 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे रह जाती है ना। तो कितने डिग्री पीछे रह गई, 90। ये जो अपने एंगल लिए ये ओनली फॉर अपने को प्लस माइनस निशान लेने के काम आते हैं ना। तो यहाँ से अपने पास मिल गया I इक्वल्स IR प्लस आयोटा, और ये जो माइनस है इसलिए मैंने माइनस को बाहर ले लिया, तो माइनस आयोटा IL हो गया। यहाँ से अपने को क्या करना है, इनका अलजेब्रिक सम
वेक्टर सम करना है तो अपन यहाँ पर इनका वेक्टर सम करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो इनका मैंने क्या किया, वेक्टर सम कर रहा हूँ मैं, तो वेक्टर सम कितना आएगा, आई इक्वल्स रूट में आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर। आपको अगर आर एल सर्किट में टोटल करंट फाइंड करनी है, इस सर्किट में ये टोटल करंट निकालनी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, कौन सा, आई इक्वल्स आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल स्क्वायर और किसमें, रूट में। ओके, आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। क्यों, जरूरी नहीं है यही करंट फाइंड हो सकती है, हो सकता है कि देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, इसकी वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा। मान लो कि इसकी वैल्यू अपने पास कितनी दे दी, 3 दे दी, इसकी वैल्यू अपने पास 4 एम्पियर दे दी, अपने को बोलेगा सर्किट की करंट निकालो, तो अपन ऑलमोस्ट क्या करते हैं कि यार 3 एम्पियर तो इसमें आ रही है, 4 एम्पियर इसमें आ रही है, तो 4 और 3 कितने हुए, 7, ऑप्शन में मिलता है 7, 100%, तो टिक करके आते हैं, जो गलत हो जाता है। क्यों, अपन क्या कर देते हैं, अलजेब्रिक सम करके दे देते हैं उनको। यहाँ पर कौन सा सम होगा, जब अलग अलग क्वांटिटी आ जाती है तो वेक्टर सम होगा, और वेक्टर सम आपको इस प्रकार से करना होगा। ओके, यहाँ पर अगर 3 एम्पियर चल रही है, 4 एम्पियर चल रही है, तो आपकी जो टोटल करंट है वो 5 एम्पियर होगी। क्यों, यहाँ पर इसका स्क्वायर करके देखें 9 और इसका स्क्वायर करके देखोगे 4 का स्क्वायर क्या 16, 9 और 16 कितने हो गए 25, 25 का रूट आपका 5 एम्पियर यहाँ से करंट चलेगी। ओके, आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे इसके, तब मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरह डिटेल से। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर अपने क्या करना है कि इसी सर्किट के अंदर अपने को एडमिटेंस फाइंड करना है, या फिर मैंने माना कि ये जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है हो गई, तो मैं क्या कर रहा हूं कि इक्वेशन फर्स्ट में आई से डिवाइड करने पर, अब मैं डिवाइड कर रहा हूं, एक जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है इसको मैं आई से डिवाइड कर रहा हूं। देखो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, तो अपने पास रिजल्ट निकल के आया कि आई इक्वल आई आर माइनस आयोटा आई एल हो गया। अपन को क्या करना, मैं इस इक्वेशन को आई से डिवाइड, इस इक्वेशन को मैं सॉरी V से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं, V, क्योंकि वोल्टेज जो है आपकी पैरेलल में क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, तो मैं यहां से इस इक्वेशन को मैं V से डिवाइड कर देता हूं, ये लो मैंने V लिखा, यहां से V से डिवाइड कर दिया। तो क्यों किया V से डिवाइड, एक बार देखें, क्योंकि V जो यहाँ पर है आपका सप्लाई वोल्टेज, वो रेजिस्टेंस पे भी V वोल्टेज रहेगा, और यही वोल्टेज कहाँ पर रहेगा, आपका इंडक्टर पे रहेगा, क्योंकि आपकी पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है। ओके, अब अपन एक चीज जानते हैं यार, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अपन एक चीज जानते हैं कि यार V अपॉन जो I होता है उससे तो अपने रेजिस्टेंस निकलता है ना। अगर मैं यूं कह दूं कि यार इसको मैं उल्टा लिख देता हूं, कैसे, मैंने कह दिया 1 अपॉन आर, इसको मैं एक में डिवाइड कर देता हूं, तो अपने पास क्या निकल गया, 1 अपॉन आर इक्वल आई अपॉन वी। जो आई अपॉन वी की वैल्यू निकलती है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन आर ही बोलते हैं उसको, हाँ है ना। तो इसी प्रकार देखो सर्किट की टोटल करंट है और सर्किट में टोटल वोल्टेज से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका क्या निकल रहा है, 1 अपॉन जेड निकल रहा है, नहीं निकल रहा, ऑफकोर्स निकल रहा है। इसी प्रकार अगर अपन चलें आगे चलें, तो यहाँ पर अपने क्या करना है कि यहाँ पर क्या निकल जाए आपका 1 अपॉन आर निकल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका आयोटा 1 अपॉन एक्सएल हो जाएगा। ओके, अब अपन जानते हैं कि 1 अपॉन, देखो ये 1 अपॉन जेड कैसे है, दोबारा देखें कि सर्किट में टोटल करंट में टोटल वोल्टेज का डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो आई अपॉन वी क्या कहलाता है आपका 1 अपॉन आर कहलाता है ना। अगर अपन इस सर्किट की बात करें तो टोटल करंट बटा टोटल V क्या कहलाएगा आपका, Z कहलाएगा। ओके, थोड़ा ध्यान रखें इस चीज को। तो यहाँ से अपने पास 1 अपॉन जेड मिल गया, 1 अपॉन आर मिल गया, प्लस आयोटा 1 अपॉन एक्सएल वैल्यू आ गई। अब अपन क्या जानते हैं कि 1 अपॉन जेड जो होता है 1 बटा जेड, देखो 1 बटा जेड क्या दिखाता है, एडमिटेंस को दिखाता है ना। वो देखो यहाँ पर लिख रखा मैंने, तो यहाँ से क्या हो गया 1 बटा जेड इक्वल क्या हो गया Y का मतलब आपका एडमिटेंस। ये यहाँ से थोड़ा ध्यान देते रहे कि 1 अपॉन जेड को क्या लिख सकते हैं अपन, Y, तो मैंने यहाँ पर 1 अपॉन जेड को क्या लिखा है, Y। ओके, अब देखो आगे 1 अपॉन आर को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन आर, ये देखो 1 अपॉन आर ही तो रेजिस्टेंस R होता है, 1 अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं अपन, G, कंडक्टेंस होता है। तो यहाँ पर मैं 1 अपॉन आर को क्या लिख दिया मैंने, G हो गया कंडक्टेंस। ये आयोटा का आयोटा 1 अपॉन एक्सएल अपने पास है ना, तो अपन 1 अपॉन एक्सएल क्या लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन एक्स या 1 अपॉन रिएक्टेंस, या फिर यहाँ पर अपने पास कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो क्या हो जाएगा ससेप्टेंस, कौन सा ससेप्टेंस हो जाएगा, इंडक्टिव ससेप्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन
सॉरी यहाँ पर हो जाएगा बी एल, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं अपन, ससेप्टेंस बोलते हैं, 1/x हो गया यहाँ तक। अब अपने क्या करना है, इनका अलजेब्रा वेक्टर सम करना है, तो मैंने यहाँ पर इन पर वेक्टर क्वांटिटी डाल दी, ये लो। अब अपन ने यहाँ से क्या करना है कि y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी आपकी, जी स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर। ओके, ये लो। अगर अपने को इस सर्किट के अंदर टोटल क्या निकालनी है, एडमिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन कैसे किस प्रकार से करेंगे कि y इक्वल रूट में जी स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर। यहाँ से जो आपकी g है वो कंडक्टेंस है, बी एल है वो आपका क्या है, ससेप्टेंस है, इंडक्टिव ससेप्टेंस है। ओके, यहाँ तक तो अपने को पता चल गया। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। अब अपन देखते हैं इसी सर्किट के अंदर पावर फाइंड करना देखते हैं। तो अपने पास जो इक्वेशन 1 है, इसके साथ में अगर V से मल्टीप्लाई करूं, देखो वोल्टेज जो आपकी है पैरेलल में क्या रहती है आपकी, इक्वल रहती है। इक्वेशन 1 में अगर अपन V से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे सारी इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। वैसे अपन को ये करना है, और आगे अपन ने लिखा कि इक्वेशन फर्स्ट को V से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है आपकी, देखो I इक्वल आई आर माइनस आयोटा आई एल हो गया। अपन क्या करना है, इसको V से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैंने क्या कर दिया, ये लो V से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मेरे को यूं बताओ यार, सर्किट की टोटल वोल्टेज और सर्किट की टोटल करंट अगर मल्टीप्लाई होती है तो यार सर्किट की टोटल पावर निकलेगी नहीं निकलेगी, निकलेगी ना। तो कौन सी सर्किट टोटल जो पावर होती है वो कौन सी होती है, एपरेंट पावर, एस के द्वारा अपन डिनोट करते हैं। इसी प्रकार यहाँ से अगर अपन देखें कि अगर रेजिस्टेंस की वो करंट है, रेजिस्टेंस पर करंट और वोल्टेज अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या आएगी, पावर आएगी। रेजिस्टेंस पावर हमेशा क्या करता है, रियल पावर ड्रॉप करता है। इसी प्रकार अगर अपन आगे चलें तो यहाँ पर इंडक्टर के करंट और वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं इंडक्टर के करंट को, तो क्या मिल जाती है, इंडक्टर पर पावर मिल जाएगी। और इंडक्टर पर जो पावर मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, इंडक्टिव रिएक्टिव पावर मिलेगी। ये लो। अब अपने क्या करना है, इसका अलजेब्रिक सम करना है। अलजेब्रिक सम करेंगे तो एस इक्वल क्या आ जाएगा, रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू एल का स्क्वायर। ये लो, अपने पास 3 फार्मूले आए हैं और तीनों फार्मूले मैंने बता दिए हैं आपको कौन कौन से आए हैं। एक तो आप इस सर्किट में टोटल करंट ज्ञात करना पूछ सकता है, दूसरा पावर निकालना पूछ सकता है, और तीसरा जो आपका मैंने इससे पहले बताया था एडमिटेंस का, वाई इक्वल क्या बताया था, जी स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर, वो भी किसमें, रूट में। आपके तीनों फार्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले। आगे अपन चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि इसी सर्किट का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेजर डायग्राम, क्योंकि इससे अपन एंगल फाइंड कर सकते हैं, पावर फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है अपने पास, तो याद रखें फेजर। अब फेजर डायग्राम देखेंगे अपन। तो अपने पास जो इक्वेशन 1 है इसके अकॉर्डिंग अपन फेजर खींचते हैं, ठीक है ना। तो देखें, या फिर अपन मानने की जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है इसके अकॉर्डिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने माना कि जो आपका रेफरेंस जो है मैंने यहाँ पर लिया और 0 डिग्री मैंने रेफरेंस ले लिया, हो गया। अब मेरे को यूँ बताओ कि 0 डिग्री रेफरेंस ले लिया, और जो सर्किट जो रेजिस्टेंस में जो करंट आ रही है ना, रेजिस्टेंस में जो करंट आती है और वोल्टेज, दोनों के बीच में कोई आपका डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि इसीलिए तो पावर फैक्टर यूनिटी होता है रेजिस्टेंस का ना। तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो अपन ने माना कि जो करंट चलने वाली है वो कहाँ पर चलने वाली है, यहाँ पर आई आर करंट दौड़ रही है 0 डिग्री रेफरेंस की ओर। अब इस 0 डिग्री रेफरेंस से देखो -90 डिग्री आपकी करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है ना। यहाँ से देख लो -90 डिग्री लैग कर रही है, या फिर अपन यहाँ से देखें तो -90 डिग्री क्या करेगी, लैग ही तो करेगी इंडक्टर में। इंडक्टर में करंट लैग कर रही है, तो मैंने करंट लैग करते हुए मैंने दिखाया कि इंडक्टर में -90 डिग्री आपकी क्या कर रही है, लैग कर रही है, हो गया। और कितनी, कौन सी करंट है ये, IL। अगर मैं इनका रेफरेंस निकाल लेता हूँ तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो अपने पास डाटा मिला है ये क्या हो जाएगी, सर्किट की टोटल करंट, रेफरेंस करंट हो गई। यहाँ से अगर अपने को क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अपन देखें कि यहाँ से अगर आई की वैल्यू अपन, इसकी वैल्यू तो अपन इन दोनों से निकाल ली थी ऑलरेडी पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने को करना क्या है कि इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। फेजर डायग्राम में रेडी हो गया है, इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल, तो देखो अपने पास tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लाल बट्टा कक्का वाला फॉर्मूला यूज करेंगे,
और लाल बटा कक्का वाला फार्मूला यूज करेंगे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ये -90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये माइनस ही आएगा ना। तो लाल बटा कक्का वाला फार्मूला यूज करेंगे तो लंब अपॉन आधार आपका जो फॉर्मूला बनता है tan थीटा का, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको -IL। देखो लंब कौन सा है IL और आधार कौन सा आपका IR। तो अपने पास जो tan थीटा का फॉर्मूला मिला है वो क्या मिला है, tan थीटा इक्वल -IL अपॉन IR। यहाँ से अगर अपन आगे चलें थोड़ा सा तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया कि थीटा की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो tan थीटा इनवर्स IL अपॉन IR आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपने पास माना कि यहाँ पर तो मैंने करंट के जरिए डायग्राम खींचा है, या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ सर्किट में मैंने करंट के अकॉर्डिंग ये फेजर डायग्राम बनाया है, जब अब मेरे को tan थीटा मिल रहा है। अब हो सकता है कि आपको एग्जामिनर क्या दे दे कि अगर आपको ससेप्टेंस दे दे, एडमिटेंस दे दे, उस टाइम आपको किस प्रकार से फाइंड करना है। तो ध्यान से सुने, तो tan थीटा क्या निकल के आ जाएगा, tan इनवर्स अगर अपने को क्या दे दिया जाए, अपने पास दे दिया जाए ये ससेप्टेंस दे दी जाए तो किस प्रकार निकलेगा, -BL अपॉन G क्या निकल जाएगा, tan थीटा निकल जाएगा। ओके, tan इनवर्स थीटा, थीटा की वैल्यू अगर अपन एक पावर से और निकाल सकते हैं तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, -BL अपॉन P, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो आपके इस सर्किट में एंगल फाइंड करने के आपके 3 फॉर्मूले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अब अपन देखते हैं कि चलो ठीक है, फॉर्मूले तो अपन ने देख लिए कि किस प्रकार से फाइंड करने हैं। अब अपन बात करें कि अपने पास पावर फैक्टर किस प्रकार से निकाले अपन, तो देखें पावर फैक्टर निकालना भी अपन सीख लेते हैं। यहां पर मैंने नेक्स्ट डाला पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर को अपन जो है cos फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। अब जो cos फाई होता है वो देखें एक बार, cos फाई की वैल्यू निकालनी है ना। तो यार मेरे को यूं बताओ कि लाल बटा कक्का वाला फार्मूला से आपका cos की वैल्यू किस प्रकार से निकलती है, तो आप यहां पर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं बताता हूं आपको कि लाल अपॉन कक्का, तो देखो ये तो है साइन की वैल्यू, ये है आपकी cos की, तो अपने को cos ही तो फाइंड करना है। तो cos क्या हो जाएगा आपका, आधार अपॉन करण, है ना। तो यहां से अपने पास जो cos फाई इक्वल आधार कितना, देखो आधार IR है, करण कितना आपका पास I है, तो अपने पास पावर फैक्टर का फॉर्मूला मिला कि नहीं मिला। इसी प्रकार अगर अपने पास यहां पर क्या दे दे कि ये करंट की वैल्यू ना देकर सर्किट में अगर एडमिटेंस दे दिया जाए, कंडक्टेंस दे दिया जाए, ससेप्टेंस दे दिया जाए, तो उस टाइम आपकी पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होने वाली है, cos फाई क्या हो जाएगी, G अपॉन Y, और अपने पास क्या दे दिया, पावर दे दी जाए, तो पावर में क्या हो जाएगी P अपॉन S। तो आपके पास ये 3 फॉर्मूले किसके निकल के आते हैं, पावर फैक्टर के निकल के आते हैं। और पावर फैक्टर वाले फार्मूले आप डायरेक्ट याद रखना किस प्रकार से, अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में याद रखना। देखो क्योंकि पावर फैक्टर के क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं। पावर फैक्टर देखो आप यहाँ से तो फाइंड कर सकते हैं अपन फॉर्मूले, और मैं डायरेक्ट आपको एक बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको याद रखने हैं। देखो पावर फैक्टर, अब पावर फैक्टर को अपन निकालना है, cos फाई के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। आप इतना सा ध्यान में रखना, जो रेजिस्टेंस पर क्रिया हो रही है उसको ऊपर लिखना है, सर्किट में जो क्रिया हो रही है उसको नीचे लिखना है, टोटल सर्किट में। ओके, तो देखो रेजिस्टेंस पे जो आपकी करंट आ रही है वो कितनी आ रही है, IR आ रही है ना। तो IR ऊपर लिख लो, रेजिस्टेंस की क्रिया कितनी हो रही है, IR। सर्किट टोटल करंट कितनी है, I। सर्किट टोटल करंट कितनी है, I बराबर, एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला देखें कि आपका जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, और सर्किट के टोटल इंपीडेंस का उल्टा क्या होता है आपका, एडमिटेंस, Y के द्वारा डिनोट करते हैं। तो बस वो यहाँ पर ऐड करना है। आपको क्या करना है कि जो कंडक्टेंस है वो है G, और सर्किट की टोटल कंडक्टेंस की बात करें, एडमिटेंस की बात करें, तो कितना आपका Y हो गया। अब अपन देखें, अपन पावर के रिस्पेक्ट में देख लें तो रेजिस्टेंस पे पावर होती है P, और आपकी सर्किट की टोटल पावर होती है वो होती है अपरेंट पावर S। तो अपने पास यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब अपन देखते हैं इसके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें इसका। तो अपन ने देखा था RL सर्किट देख लिया था, और उसके अपन ने जो फॉर्मूले थे वो भी अपन ड्राइव कर लिए थे। अब अपन देखेंगे कि जो RL सर्किट है उसके क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे अपने पास पैरेलल RLC सर्किट के,
वो अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपका, दिए गए परिपथ में एडमिटेंस और पावर फैक्टर याद करो। अपने को इसमें एडमिटेंस निकालना और क्या निकालना, आपका पावर फैक्टर निकालना है। तो यार एडमिटेंस का तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, याद रखना है कि y इक्वल्स एडमिटेंस इक्वल क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर। यहाँ पर y होता है एडमिटेंस, y देखो g की वैल्यू, ये देखो ये तो g की वैल्यू है और ये कौन सी है, बी एल की वैल्यू है। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या कहलाता है, देखो मो यूनिट होती है, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस कहलाएगा, और आपका रिएक्टेंस का उल्टा क्या कहलाएगा, आपका ससेप्टेंस कहलाएगा। ओके, और इंपीडेंस का उल्टा, जेड का उल्टा क्या कहलाएगा, आपका वाई कहलाएगा। हो गया यहाँ तक। तो वाई इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास, जी स्क्वायर कितना आपका 16 हो गया। देखो जी की वैल्यू कितनी 4 का स्क्वायर 16, बी एल की वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो अपने पास वाई इक्वल कितना आ गया 25 रूट में, तो वाई इक्वल कितना आ गया 5 महो। ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अपन बात करते हैं कि अपन ने एडमिटेंस तो फाइंड कर दिया है, अब अपने को क्या करना है, पावर फैक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो अपन पावर फैक्टर की वैल्यू देखें तो मैं यहां पर लिखता हूं पावर फैक्टर। तो देखिए पावर फैक्टर होता है cos फाई। एक बार सारे फॉर्मूले लिख के देखते हैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ सेट होता है वो देखेंगे। देखो पावर फैक्टर का जो पैरेलल में सर्किट में फॉर्मूला होता है वो होता है आई आर अपॉन आई बराबर जी अपॉन वाई बराबर P अपॉन एस। अपने को बताओ यहाँ पर क्या दे रखा है, कंडक्टेंस और एडमिटेंस की वैल्यू दे रखी है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो यहाँ से क्या हो गया cos फाई इक्वल जी अपॉन वाई। जी की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 और y की वैल्यू कितनी आई 5। तो cos फाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0.8। अब जो 0.8 आया ये लीडिंग आया कि लैगिंग आया, ये भी अपने को देखो 0.8 का जो ऑप्शन मिलेगा ना आपको, बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और पावर फैक्टर पूछा होगा तो उसमें है ऑब्जेक्टिव में अगर अपन देखेंगे तो 0.8 के दो ऑप्शन मिलेंगे अपने को, एक तो लीडिंग का मिलेगा, लैगिंग का मिलेगा। तो यहाँ पर बताओ यार लीडिंग है कि लैगिंग है, तो याद रखना कि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, आपका इंडक्टर जुड़ा हुआ है, और इंडक्टर जुड़ा हुआ है तो पावर फैक्टर कैसा होगा आपका लैगिंग पावर फैक्टर होगा। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर अपन बात करें कि इसी सर्किट के अंदर अपने पास एंगल पूछ लेता, थीटा की वैल्यू पूछ लेता कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, एंगल कितना होगा इनके बीच में, तो अपन देखो थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल माइनस बी एल अपॉन क्या होगा जी। तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा tan इनवर्स बी एल की वैल्यू कितनी है 3, तो -3/4। ये अपने पास डाटा निकल के आ जाता है, किसका, थीटा की वैल्यू निकल के आ जाती है। अपने ख्याल से कि भाई tan इनवर्स की वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो ऐसे क्वेश्चन अपने पास क्या क्या एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो ओनली फॉर यहाँ तक पूछा जाएगा, क्योंकि आपके पास tan इनवर्स की वैल्यू पता नहीं होती है। अब tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू अपने को पता नहीं रहती, इतना याद नहीं रहता, तो ये कैलसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर ये अपने पास जो क्वेश्चन अगर आ भी गया ऐसा कि अगर एंगल की वैल्यू निकालनी है तो अपने पास ओनली फॉर जो ऑब्जेक्टिव मिलेगा वो इतना ही मिलेगा, क्योंकि आगे जो वैल्यू जो होती है tan इनवर्स 3/4 की वो अपन निकाल नहीं सकते बिना कैलसी के। ओके, तो आगे चलते हैं अपन कि आगे जो क्वेश्चन अपना पैरेलल आरएल सर्किट के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखो कि पहला आरएल सर्किट के लिए कौन सा कथन सत्य है, अपने पास देखो एंगल की वैल्यू निकालने के फॉर्मूले दे रखे हैं। तो यार आपको अपने पास देखो कि अपन एक सर्किट बनाते हैं, फिर अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सर्किट होगा। तो मैंने माना ये रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टर है और दोनों पैरेलल मेड है। यहाँ से कोई ऐसी सप्लाई से सोर्स कनेक्ट करके है, ये टोटल सप्लाई आई है, यहाँ से करंट जा रही है आई आर और यहाँ से जा रही है आई एल जा रही है ना। तो अपने पास एक इक्वेशन निकल के आ रही थी यहाँ से कि आई इक्वल आई आर 0 प्लस आयोटा आई एल -90। अगर आपको ये इक्वेशन बनानी आती है तो आप फेजर डायग्राम इजीली बना लोगे, और फेजर डायग्राम बन गया तो उसके सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं हम जो सर्किट के। तो दोबारा देखें कि ये जो वैल्यू कैसे आपको निकालनी है कि अगर टोटल करंट आई की वैल्यू निकालनी है तो देखो दोनों डायरेक्ट तो अपना ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट है एक और एक आपका पास कौन सा रियल पार्ट है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। अब अपन क्या करें, रियल इमेजिनरी को ऐड करेंगे तो अपन क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में ऐड करते हैं इनको। तो वेक्टर में ऐड करें तो पहले अपन क्या करेंगे, एंगल लेंगे, एंगल लिया आई आर, यहाँ से जो करंट अगर रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री ले लिया, प्लस ये है, ये इमेजिनरी पार्ट है तो आयोटा है, मैंने आयोटा ले लिया, आई एल करंट और ये आई एल ले लिया। अब देखो कि इंडक्टर में करंट क्या करती है, वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, तो सॉरी लैग करती है, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ -90 हो गया। अगर अपन क्या करें, इसी वेब फॉर्म से अपन क्या करते हैं,
फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो किस प्रकार का बनेगा और आपके सारे के सारे जो आपकी tan की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। देखो कि मैंने माना कि रेफरेंस माना 0 डिग्री, मैंने रेफरेंस मान लिया ये लो। अब मेरे को यूं बताओ कि 0 डिग्री आपके इस इक्वेशन के अंदर 0 डिग्री किस पे आ रहा है, रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है यहाँ ये रही, तो यहाँ पर जो करंट चलेगी वो चलेगी IR, हो गया। इससे देखो 90 डिग्री बाद में, इससे देखो ये -90 आ रहा है, इससे -90 कौन चलेगी, IL करंट चलेगी। तो इससे -90 का मतलब है कि कहाँ चलेगी, यहाँ पर कोई -90 डिग्री में करंट चलेगी और कितनी चलेगी, -IL, हो गया। अब अपने पास रेफरेंस निकालें इसका, तो रेफरेंस क्या हो जाएगा, ये लो, ये हो गया आपका टोटल I। अब अपने को क्या करना, I की वैल्यू फाइंड करनी थी। I की वैल्यू तो अपन ऑलरेडी फाइंड कर लेते हैं कि ये यहाँ पर मैंने नहीं किया ना, इसमें यहाँ पर बता देता हूँ I की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, टोटल करंट की वैल्यू तो अपने पास निकल जाएगी रूट में IR का स्क्वायर IL का स्क्वायर, यहाँ से टोटल करंट निकल जाएगी इसकी वैल्यू। अब वैसे निकाल सकते हो करंट स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, करंट स्क्वायर इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है ना, उस फार्मूले से। अब अपन बात करते हैं कि अपने को तो यार एंगल की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पर ये थीटा चाहिए था। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, तो अपन जानते हैं कि यहाँ से अगर अपन लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला अगर यूज करें तो अपने पास क्या आएगा, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो लाल बटा कक्का के फार्मूले से क्या आ जाएगा, -IL अपॉन IR, क्यों tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन आधार, है ना। तो पहले लंब आएगा, फिर क्या आएगा, बटा में क्या आएगा आपका आधार आएगा, फॉर्मूला अपने पास ये निकल के आ गया। ये क्या होता है आपका, किसका निकालना, थीटा निकालने का फॉर्मूला, तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, tan इनवर्स IL बाय IR, और किसमें ये माइनस में, हो गया। अगर अपने पास पोज करो कि अगर अपने पास थीटा ये जो करंट की वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू नहीं दी होती और अपने पास यहाँ पर एडमिटेंस दिया होता, ससेप्टेंस दिया होता और कंडक्टेंस दिया होता, तो कैसे होता, तो माइनस ससेप्टेंस अपॉन में क्या हो जाता आपका कंडक्टेंस, ये फॉर्मूला जाता। अगर अपन एक फॉर्मूला और देखते हैं, देखो एक फॉर्मूला और बनेगा आपका tan इनवर्स थीटा की वैल्यू निकालने का। अगर उन्हें पावर दी होती तो क्या हो जाती, माइनस रिएक्टिव पावर अपॉन क्या हो जाती है आपकी रियल पावर। तो ये जो आपके तीन फॉर्मूले हैं ये क्या करते हैं, एंगल को डिनोट करते हैं। तो एंगल में देखो ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो क्या हो गया आपका ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इजीली सारे क्वेश्चन इनके सॉल्व कर सकते हो। और ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। ओके, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले, आगे देखते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, देखो कि अपने पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पैरेलल आरएल सर्किट में पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर के फॉर्मूले वैसे मैंने आपको बता रखे थे कि पावर फैक्टर अगर अपन पैरेलल में देखेंगे तो जो पावर फैक्टर फॉर्मूले वो आपको नॉर्मली तीन याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो आई आर अपॉन आई इक्वल कंडक्टेंस अपॉन एडमिटेंस और आपका रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। तीन फॉर्मूले हैं जो ये पावर फॉर्मूले होते हैं पावर फैक्टर के। तो तीनों में क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, अब अपन चलते हैं, अगर किसी सर्किट में एडमिटेंस की वैल्यू 10 महो है तो इम्पीडेंस की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यार अपन जानते हैं एडमिटेंस अपने को 10 महो दे रखा है और अपने क्या निकालना है, इम्पीडेंस Z निकालना है। तो अपन जानते हैं कि यार Z इक्वल क्या होता है, 1/y होता है। एडमिटेंस का उल्टा इम्पीडेंस होता है ना, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 1/y लिखा, तो Z इक्वल क्या हो जाएगा 1/y। y की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ गया 0.1 ओम आपका क्या आ गया, इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ए। ओके, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब अपन आगे देखते हैं नया क्वेश्चन कि एक पैरेलल आरएल सर्किट में टोटल करंट 10 एम्पीयर है तथा इंडक्टर सर्किट में करंट 6 एम्पीयर है, तो रेजिस्टिव सर्किट पर करंट की वैल्यू याद करें। तो देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इसके अकॉर्डिंग समझाता हूँ आपको कि यहाँ पर एक कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पर कोई इंडक्टर, दोनों किसमें पैरेलल में लगे हुए हैं। देखो ऊपर एक बोल रहा है आरएल पैरेलल सर्किट है ना, यहाँ से जो करंट आ रही है इंडक्टिव सर्किट में वो आ रही है आपकी 6 एम्पीयर और यहाँ पर आई आर आ रही है, उसकी वैल्यू नहीं दे रखी। और यहाँ से अगर अपने पास बात करें कि टोटल करंट आपकी है 10 एम्पीयर। अपने को इसके अंदर क्या निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो अपन किस प्रकार से निकालेंगे, तो ये याद रखें अपने पास एक फॉर्मूला था और फॉर्मूला क्या कहता है, जेड आपका टोटल करंट इक्वल क्या कहता है, आई आर का स्क्वायर प्लस
आई एल का स्क्वायर। तो देखो आई की वैल्यू अपने पास दे रखी है 10, तो पुट कर दी यहाँ पर। अपने को आई आर की वैल्यू निकालनी है, तो आई आर का आई आर रखा और आई एल की वैल्यू अपन को क्या करनी है, स्क्वायर कर दिया। तो ये कितना हो गया 36। अब मेरी बात सुने, मैं जैसे ही इसका रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा बराबर में, तो इसका स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हो गया 10 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका आई आर का स्क्वायर प्लस 36। तो स्क्वायर किया तो आपका हो गया 100 माइनस, देखो 36 मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो क्या हो गया आई आर का स्क्वायर। देखो 100 में से 36 चला गया, कितना बच गया 64 बराबर क्या आ गया आई आर स्क्वायर। तो आई आर की वैल्यू आ जाएगी, जब स्क्वायर हटेगा तो क्या चला जाएगा 64 रूट में चला जाएगा, और 64 किसकी वैल्यू होती है रूट में 8। ओके, तो यहाँ पर अपने पास कितना एम्पियर करंट फ्लो होगी, इसमें आईआर सर्किट में 8 एम्पियर करंट फ्लो होगी। इजीली निकाल सकते हैं। अगर अपने पास सपोज करो कि इसी सर्किट में अपने पावर फैक्टर पूछा होता, देखो एक साथ ही कर लेते हैं सारे क्वेश्चन। अपने पास पावर फैक्टर पूछा होता इसी क्वेश्चन में, तो अपन पावर फैक्टर कैसे निकालते, cos फाई करंट की वैल्यू दे रखी है, तो देखो रेजिस्टेंस पर करंट है वो अपॉन टोटल करंट, निकलता नहीं निकलता, तो यहां से क्या निकल जाता cos फाई। आई आर की वैल्यू कितनी निकाली अभी अपन ने 8, टोटल सर्किट में करंट कितना है 10, तो कितना गया 0.8। अब मेरे को यूं बताओ कि ये 0.8 जो पावर फैक्टर आया है ये लीडिंग आया या लैगिंग आया, वो बताना है। तो याद रखें कि जब इंडक्टर जुड़ गया तो आपका पावर फैक्टर कैसा रहने वाला है, लैगिंग रहने वाला है। तो कौन सा हो गया ये, लैगिंग पावर फैक्टर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन चलते हैं, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसी सर्किट के अंदर, वो यूं पूछ लेगा कि आपको सर्किट में एंगल की वैल्यू फाइंड करें, तो अपन एंगल निकालना है। तो देखो एंगल निकालना अपने, ये लो मैंने लिखा एंगल थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स, देखो माइनस आई एल अपॉन आई आर होता है। तो यहाँ से थीटा इक्वल क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स आई एल की वैल्यू कितनी है आपकी 6 अपॉन आई आर की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने 8। ये लो, अपन इसकी वैल्यू जो है प्रॉपर अपन फाइंड कर नहीं सकते कैलसी के बगैर, क्योंकि tan इनवर्स की वैल्यू अपन को इतनी तक याद रहती नहीं है। तो आपके अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ भी गया तो वो कहाँ तक पूछेगा, वो ओनली फॉर आपका यहीं तक ही पूछेगा। ओके, या फिर यहाँ से कट कर सकता है, यहाँ से अगर अपन काटें तो इसको कितने पे चला गया 3 पे चला गया, 4 पे चला गया, तो -3/4 tan इनवर्स 3/4 आंसर आ जाएगा इसका। आगे से सॉल्यूशन तब मांगता है तब अगर अपने पास क्या होता है कैलसी लव होता है, तो अपन क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न का मान ज्ञात करो। इसमें देखो अपने पास क्या दे रखा है, सेम वैसा एक वैसा क्वेश्चन दे रखा है। ये जो क्वेश्चन था डिट्टो यही क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है अपने को, इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, इस बार आई एल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सिंपल सा है कि अपने पास आई इक्वल्स क्या होती है, फॉर्मूला होता है आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर। तो आई इक्वल्स, अब देखो आई की वैल्यू दे रखी है, पुट करते रहते हैं 13, आई आर की वैल्यू अपने पास कितनी है 144 हो गई। देखो आई आर का स्क्वायर करना, तो 12 का स्क्वायर किया मैंने 144 आ गया ना, तो मैंने डायरेक्ट 144 पुट किया। यहाँ से आई एल की वैल्यू कितनी है अपने पास, आई एल कोई वैल्यू है ही नहीं निकालनी, तो आई एल की आई एल, यहाँ से जैसे रूट उठाएंगे यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा ना, तो यहाँ पर इसका 13 का स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 144 प्लस आई एल का स्क्वायर। तो देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 144 बराबर क्या हो गया आई एल का स्क्वायर। तो देखो 169 में से 144 चले गए, आपके कितने बच गए 25 है ना, तो 25 बराबर क्या होगा आई एल का स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे ही अपन क्या करेंगे इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पर रूट आएगा, तो आई एल की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5 एम्पियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखें। तो यहाँ पर अपने पास पहली वैल्यू आई है, आई एल की वैल्यू आई है, वो कितनी आई है आपके पास 5 एम्पियर आ चुकी है। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कि अपने इसी के अंदर क्या करना है पावर फैक्टर। अब अपन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन पावर फैक्टर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर अपन जानते हैं cos फाई होता है। देखो अपने करंट की वैल्यू दे रखी है, करंट की वैल्यू दे रखी है, तो जो पावर फैक्टर होगा करंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस में करंट है उसको ऊपर लिख लो और सर्किट जो टोटल करंट है वो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से cos फाई इक्वल आई आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, आई की टोटल करंट की वैल्यू कितनी है 13। तो यहाँ से अपन पावर फैक्टर आएगा 0.9 आ जाएगा ना। तो ये बताओ 0.9 पावर फैक्टर है, ये लीडिंग है कि लैगिंग है। सबसे बड़ी बात यही आती है कि ये पूछते लीडिंग है लैगिंग है। तो यार जब इंडक्टिव लोड जुड़ा हुआ है तो आपका पावर फैक्टर कैसे आएगा आपका लैगिंग। आगे अपन इसके बाद में अपन जो अपना लेक्चर रहेगा
वो रहेगा आरसी सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट। उसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जब कैपेसिटर जुड़ा होगा ना तो हमेशा क्या रहेगा आपका लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा, और इंडक्टर जुड़ा है तो क्या रहेगा आपका लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा। फिर दोनों जुड़े आगे तो क्या होगा, फिर उस वीडियो में मैंने उसके बाद में जो वीडियो अपना है आएगा वो कौन सा होगा, पैरेलल आरएलसी का आएगा, उसमें मैं बता दूंगा इस चीज़ों को। आगे चले तो आगे अपने पास आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है एंगल। अब देखो अपने को एंगल निकालना है, तो एंगल अपन जानते हैं थीटा इक्वल क्या होता है, tan इनवर्स। अब बात करें करंट के रिस्पेक्ट में निकालना है तो माइनस आई एल अपॉन इंडक्टर पे जो करंट आ रही है वो बटा कौन सा, जो आपका रेजिस्टेंस पे करंट आ रही है ना। तो यहाँ से थीटा इक्वल कितना निकल जाएगा, tan इनवर्स आई एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, आई एल की वैल्यू अपन ने फाइंड की थी कितनी 5 अपॉन आई आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 12, तो ये अपने पास एंगल आ गया। अब इस एंगल को अपन आगे सॉल्व करने के लिए सोच रहे होंगे, पर ये कैलसी के बगैर अपन एंगल को सॉल्व करते नहीं है। अगर अपने पास एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो वो यहीं तक ही पूछेगा, क्योंकि आगे अपने पास tan इनवर्स 5/12 की वैल्यू कैलसी के द्वारा ही सॉल्व की जा सकती है। ओके, तो यहाँ तक अपन ने जो देखा वो पैरेलल आरएलसी सर्किट देखा, सॉरी पैरेलल आरएल सर्किट देखा है, और किस प्रकार के इसके क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन ने डिस्कस किया है। आगे की जो मेरे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, बाय बाय।